Hello and welcome to this class of 2-dimensional geometry. I am रफ़ीक अहमद। हमने पिछले वीडियो में हाइपरबोला से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स समझे थे। आज भी हम हाइपरबोला से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला तो हमने पिछली वीडियो में ड्राइव की थी। अब हाइपरबोला की कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा करें। फर्स्ट जो हम ले रहे हैं वो पॉइंट है फोकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला, जो कि हमने इलिप्स में भी पढ़ी थी। इलिप्स में तो फोकल प्रॉपर्टी या नाभीय गुण क्या था, मैं पहले उसको रिवाइज कर दूं। अगर जैसे ये इलिप्स है और ये इसकी दो नाभियां हैं एस और एस डैश, इलिप्स पर विद्यमान किसी भी बिंदु जो कहीं भी ले सकते हैं P की दोनों नाभियों से दूरियों का योग यानी PS प्लस PS डैश ये अचर होता है और जितना इस दीर्घवृत्त की दीर्घाक्ष की लंबाई है 2a उसके बराबर होता है। और इससे हमें इलिप्स की अल्टरनेटिव डेफिनेशन भी बनी थी। तो ये तो है इलिप्स का नाभीय गुण कि इलिप्स पर विद्यमान किसी भी बिंदु की दोनों नाभियों से दूरियों का योग अचर होता है और दीर्घाक्ष की लंबाई के बराबर होता है। हाइपरबोला में ये गुण इस तरह से है कि हाइपरबोला पर विद्यमान किसी भी बिंदु की दोनों नाभियों से दूरियों का अंतर अचर होता है और वो अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई के बराबर होता है, यानी योग की जगह अंतर है। तो ये बात हम यहाँ प्रूव करेंगे। अतिपरवलय x² - y² बराबर 1 की नाभियाँ तो ये होती हैं, एक s और एक s डैश। s के कोऑर्डिनेट्स ae, 0 और s डैश के कोऑर्डिनेट्स -ae, 0 होते हैं, जहाँ पर e इसकी उत्केंद्रता है जो कि 1 से बड़ी धनात्मक संख्या होती है। और ये जो b और a हैं और उत्केंद्रता e है उसमें ये रिलेशन होता है हाइपरबोला के लिए। तो ये तो हो गई हाइपरबोला की बात, जो कि इस फिगर में इस तरह से हाइपरबोला का कि एक ब्रांच इधर है और एक ब्रांच इधर है। ये हाइपरबोला है, ये केंद्र है इसका मूल बिंदु, ये एक्स अक्ष जो कि इस अतिपरवलय की अनुप्रस्थ अक्ष है और वाई अक्ष जिसको कि हम कॉन्जुगेट एक्सिस या संयुग्मी अक्ष कहते हैं। पी एक्स वाई अतिपरवलय पर स्वेच्छ बिंदु ले लिए, बिंदु पी अतिपरवलय पर कहीं भी ले लिया। पी से नेताओं, जैसे कि हम जानते हैं कि इस अतिपरवलय की एक नेता तो ये होगी रेखा x बराबर a/e और दूसरी नेता इधर होगी रेखा x बराबर -a/e। तो जो अतिपरवलय पर हमने बिंदु P लिया, इससे दोनों नेताओं पर लंब डाल दिए। PM इस नेता पर लंब हो गया और PM डैश इस नेता पर लंब हो गया। क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर हैं, अतः ये जो लंब है PM और PM डैश ये एक ही रेखा पर होंगे, यानी PM डैश एक सरल रेखा हो जाएगी जो कि नेता के लंबवत भी होगी। तो P से नेताओं पर लंब क्रमशः PM और PM डैश हैं। अब अतिपरवलय की जो परिभाषा होती है, अतिपरवलय पर जो भी बिंदु होता है उसकी नाभि से दूरी और नेता से दूरी का अनुपात उत्केंद्रता के बराबर होता है। तो P क्योंकि अतिपरवलय पर है तो नाभि से दूरी PS और संगत नेता से लांबिक दूरी PM का अनुपात E के बराबर होगा। और इधर वाला जो नाभि नेता युग्म है तो P की इधर वाली नाभि से दूरी PS डैश और इधर वाली नेता से दूरी PM डैश का अनुपात भी E के बराबर होगा, क्योंकि P अतिपरवलय पर है। तो ये परिभाषा से हमने लिया। उसके बाद PM इधर आ जाएगा, तो PS बराबर E इंटू PM और PS डैश बराबर E इंटू PM डैश। और इन दोनों का अंतर ज्ञात करें तो सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला घटा दें, तो PS डैश माइनस PS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में E कॉमन, PM डैश माइनस PM। जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं, PM डैश माइनस PM डैश ये दूरी है और उसमें से PM घटा देंगे तो MM डैश बच जाएगी। तो PM डैश माइनस PM को हमने MM डैश लिख दिया और MM डैश जो ये दूरी है या M डैश M जो दूरी है वो नीचे देखें तो K डैश K के बराबर होगी और K डैश की जो दूरी है वो O की दूरी का दोगुना होगी, क्योंकि O K के डैश दूरी का मध्य बिंदु है।
एम एम डैश आ जाएगी, फिर बराबर के डैश, और के डैश को 2 इंटू ओ के, और ओ के तो ये हो जाएगा 2e इंटू ओ के। और ओ के कितना होता है, ये नेता की केंद्र से दूरी है ओ के। तो ये जो ओ के दूरी है ये ए अपॉन ई होती है, क्योंकि ये जो नेता है इसका समीकरण है रेखा x बराबर ए अपॉन ई, और इस वाली नेता का समीकरण है x बराबर माइनस ए अपॉन ई। तो ओ की दूरी होगी ए अपॉन ई, ई कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, यानी पी अति परवलय पर हमने कहीं भी लिया था उसकी एक नाभि से दूरी पी एस डैश और दूसरी नाभि से दूरी पी एस का अंतर 2a आया, जो कि अचर है, यानी कि पी की स्थिति बदलने पर डिपेंड नहीं करेगा। पी अति परवलय पर कहीं भी लिया जाता है ये अंतर जो है 2a ही आएगा। और 2a क्या होता है, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ये सिद्ध हो गया। परिणाम क्या सिद्ध हुआ उसको एक बार फिर लिख दिया है। अतः अति परवलय पर विद्यमान किसी भी बिंदु की दोनों नाभियों से दूरियों का अंतर, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ ए पॉइंट ऑन द इलिप्स ऑन द हाइपरबोला फ्रॉम टू फोकस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, अचर होता है, कांस्टेंट होता है और अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई के बराबर होता है। इसको हम अति परवलय की वैकल्पिक परिभाषा के तौर पर भी ले सकते हैं। इसे अति परवलय का नाभीय गुण कहते हैं। और अति परवलय की जो वैकल्पिक परिभाषा बनती है इस आधार पर वो ये बनती है कि किसी बिंदु P का बिंदुपथ जो एक समतल पर इस प्रकार गमन करे कि समतल पर विद्यमान दो स्थिर बिंदुओं से P की दूरियों का अंतर अचर हो, तो P का बिंदुपथ एक अति परवलय कहलाता है। यानी अति परवलय एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है जो एक समतल पर इस प्रकार गमन करे कि उसी समतल पर विद्यमान दो स्थिर बिंदुओं से P की दूरियों का अंतर अचर बना रहे, तो P का बिंदुपथ जो बनेगा वो एक अति परवलय बनेगा। तो ये अति परवलय की वैकल्पिक परिभाषा भी हो जाती है। इसके बाद हम कुछ और बातें अति परवलय के बारे में लें, जिनमें एक है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या आयतीय अति परवलय। आयतीय कह सकते हैं इसको या समकोणिक कह सकते हैं। आयतीय अति परवलय या समकोणिक अति परवलय या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये क्या होता है? वह अति परवलय जिसकी अनंत स्पर्शियां परस्पर लंबवत हों या समकोणिक हों, तो वो समकोणिक या आयतीय अति परवलय कहलाता है। हमने पहले पढ़ रखा है कि अति परवलय की दो अनंत स्पर्शियां होती हैं और दोनों अति परवलय के केंद्र से गुजरने वाली रेखाएं होती हैं। अगर वो दोनों अनंत स्पर्शियां परस्पर लंबवत हो जाएं तो फिर ये अति परवलय समकोणिक अति परवलय या आयतीय अति परवलय कहलाता है। जब अति परवलय समकोणिक होगा या आयतीय होगा तो इसकी अनुप्रस्थ अक्ष और संयुग्मी अक्ष की लंबाई बराबर हो जाएगी, यानी a बराबर भी हो जाएगा। तो मानक अति परवलय की अगर हम बात करें तो a बराबर भी हो जाएगा। तो इसकी अनुप्रस्थ अक्ष एवं संयुग्मी अक्ष की लंबाई समान होती है। वो क्यों होती है? वो उसी से आ जाएगा कि अनंत स्पर्शियां परस्पर लंबवत हों, क्योंकि अनंत स्पर्शियों की हमने जब समीकरण निकाला था तो वो आया था y इजिकल टू बी अपॉन ए इंटू एक्स और y इजिकल टू माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स। जब a और b बराबर हो जाएंगे तो ये हो जाएगा y इजिकल टू एक्स और ये हो जाएगा y इजिकल टू माइनस एक्स, और ये दोनों रेखाएं इसकी प्रवणता 1 हो जाएगी और इसकी प्रवणता -1 हो जाएगी। दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 आएगा, तो ये दोनों लंबवत हो जाएंगी। तो अनंत स्पर्शियां लंबवत हो जाएंगी अगर b बराबर a हो। तो हम समकोणिक अति परवलय को दोनों तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि वह अति परवलय जिसकी दोनों अनंत स्पर्शियां परस्पर लंबवत हैं समकोणिक अति परवलय या आयतीय अति परवलय कहलाता है। यही कह सकते हैं कि वह अति परवलय जिसकी अनुप्रस्थ अक्ष और संयुग्मी अक्ष की लंबाई समान हो वो आयतीय अति परवलय कहलाता है। और फिर आयतीय अति परवलय की उत्केंद्रता कितनी आएगी तो वो हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि जो आयतीय अति परवलय है तो फिर उसकी उत्केंद्रता फिक्स होगी और वो होगी √2। वो कैसे होगी? जब b बराबर a हो तो इसकी अनंत स्पर्शियां y इजिकल टू एक्स और y इजिकल टू माइनस एक्स हो जाएंगी, जैसा कि अभी हमने देखा था, जो कि परस्पर लंबवत हैं। तब अति परवलय का समीकरण
क्योंकि b बराबर a हो गया तो समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर ही हो जाएगा बराबर 1, या इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर से गुणा करके एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो ये आयतीय अतिपरवलय हो जाएगा। अब अगर इसकी उत्केंद्रता की बात करें तो उत्केंद्रता का रिलेशन होता है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। जब ये आयतीय होगा अतिपरवलय तो b बराबर a होगा, और b बराबर a होगा तो इसमें b की जगह a रख दें तो ये आएगा, और फिर a स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 1 बराबर ई स्क्वायर माइनस 1, और 1 को भी इधर ले लेंगे तो ई स्क्वायर बराबर 2, तो e बराबर √2। अतः आयतीय अतिपरवलय की उत्केंद्रता √2 होती है। तो अब हम इस बात को एक बार पुनः बोलें तो पहली बात तो यह है कि आयतीय अतिपरवलय या समकोणिक अतिपरवलय ये एक ही बात है, जिसको कि हम कहेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फिर इसकी क्या क्या विशेषताएं हो गई? इसकी अनंत स्पर्शियां परस्पर लंबवत होती हैं, इसके अनुप्रस्थ अक्ष और संयुग्मी अक्ष की लंबाई बराबर होती है, और इसकी उत्केंद्रता √2 होती है। तो यह अतिपरवलय का एक विशेष प्रकार हो गया। हम आगे पढ़ेंगे, या पहले भी हमने ये बात किसी वीडियो में डिस्कस की है कि आयतीय अतिपरवलय में एक विशेषता ये रहेगी उसके समीकरण में कि उसमें एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है और वाई स्क्वायर का जो गुणांक है उसका योग 0 होगा। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और वाई स्क्वायर का गुणांक -1 है तो योग 0 हो जाएगा। तो अतिपरवलय अगर है, अगर हमें ये पता हो कि ये समीकरण अतिपरवलय का है, उसके बाद अगर हम ये जानना चाहें कि क्या ये आयतीय वाला अतिपरवलय है, तो उसकी एक पहचान ये भी हो जाएगी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक और वाई स्क्वायर का गुणांक का योग 0 होना चाहिए, यानी जितना एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसका नेगेटिव वाई स्क्वायर का गुणांक हो। तो ये कुछ अतिपरवलय के बारे में पॉइंट्स हमने आज डिस्कस किए हैं। अब हम जितने अब तक हम अतिपरवलय के बारे में पढ़ चुके हैं उन पर आधारित क्वेश्चंस या एग्जांपल्स ले लें। तो पहला एग्जांपल है, उस अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि, नेता और उत्केंद्रता दे रखी है। बिंदु 2, 1 इस अतिपरवलय की नाभि है जिसको हमने नाम दे दिया S, और नेता जो एक रेखा होती है उसका समीकरण दे रखा है 2x + 3y - 1 बराबर 0, और अतिपरवलय की जो उत्केंद्रता E होती है उसका मान दे रखा है 2। तो जब हमें अतिपरवलय के लिए नाभि, नेता और उत्केंद्रता दे रखी हैं तो फिर अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात करना है। इसके अलावा फिर इस अतिपरवलय के केंद्र के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। तो ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन पर आते हैं। अतिपरवलय की उत्केंद्रता E बराबर 2 है, नाभि S 2.2,1 है, और इसकी नेता ये रेखा है। अतिपरवलय का समीकरण निकालने के लिए अतिपरवलय पर स्वेच्छ बिंदु P ले लिया और उसके कोऑर्डिनेट्स डायरेक्टली XY मान लिए। इस P का बिंदु पथ ही अतिपरवलय होगा। अगर H के मान लेते कोऑर्डिनेट्स तो बाद में H और K को X और Y में बदलते, शुरू में ही X और Y मान लिए हैं। तो अतिपरवलय पर स्वेच्छ बिंदु P ले लिया। अगर P अतिपरवलय पर है तो P की नाभि से दूरी और नेता से लांबिक दूरी का अनुपात उत्केंद्रता के बराबर होगा। उस बात का उपयोग करके P के इन कोऑर्डिनेट्स में रिलेशन स्थापित करेंगे और जो रिलेशन आएगा वही अतिपरवलय का अभीष्ट समीकरण हो जाएगा। तो पहले इस बिंदु P की नाभि S से दूरी PS, तो ये डिस्टेंस फार्मूला लगा दिए। फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस x - 2 का होल स्क्वायर और सेकंड कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस y - 1 का होल स्क्वायर का रूट, और दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो PS स्क्वायर बराबर हो जाएगा, रूट हट जाएगा इधर से, और ये दोनों होल स्क्वायर खोल के सरल भी कर दिया है। एक्स स्क्वायर इसमें से आएगा, वाई स्क्वायर इसमें से आएगा, यहाँ गुणनफल का दुगना -4x आएगा, यहाँ -2y आएगा, इसका वर्ग 2 का वर्ग 4 और 1 5। तो ये एक इक्वेशन नाभीय दूरी की आ गई। फिर इस बिंदु P की इस नेता पर लांबिक दूरी, तो जैसा कि लांबिक दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है, रेखा के समीकरण को बराबर 0 फॉर्म में तो लिखा हुआ है ही। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में x और y की जगह P के निर्देशांक रखेंगे तो वो x और y ही हैं, तो x की जगह x और y की जगह y, और नीचे √x के गुणांक 2 का वर्ग 4 और y के गुणांक 3 का वर्ग 9। तो ये लांबिक दूरी PM हो जाएगी। इसका भी वर्ग कर दें तो PM स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये ऊपर वाले टर्म का स्क्वायर और नीचे 13 हो जाएगा, रूट हट जाएगा। तो ये नाभि से दूरी और नेता से लांबिक दूरियाँ हमने ज्ञात कर ली। अब क्योंकि P अतिपरवलय पर है और जो बिंदु अतिपरवलय पर होता है उसकी विशेषता ये होती है कि उसकी नाभि से दूरी और नेता से दूरी का अनुपात उत्केंद्रता के बराबर होता है।
इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दें और पी एम स्क्वायर को राइट साइड में ले लें तो इक्वेशन ऐसे हो जाएगी। और इसी इक्वेशन में मान रखने के लिए पी एस स्क्वायर का मान और पी एम स्क्वायर का मान हमने ज्ञात कर ही लिया था, तो अब रख दें। तो ये तो हो गया पी एस स्क्वायर का मान। ई स्क्वायर का मान 4 हो जाएगा क्योंकि ई का मान 2 था, और पी एम स्क्वायर का मान ये जो अभी निकाला था ये वाला, ये इक्वेशन आ गई। और ये इक्वेशन ही अतिपरवलय का अभीष्ट समीकरण होगा। इसको थोड़ा सा सरल कर लें, 13 को इधर गुणा कर दें सबसे, तो 13x स्क्वायर 13y स्क्वायर माइनस 52x माइनस 26y और 13 पंजे 65, और राइट हैंड साइड में 4 अपनी जगह, और ये 3 पदों के का होल स्क्वायर खोल देंगे तो पहले का वर्ग, दूसरे का वर्ग, तीसरे का वर्ग, प्रथम 2 के गुणनफल का दोगुना, फर्स्ट और थर्ड के गुणनफल का दोगुना, और सेकंड और थर्ड के गुणनफल का दोगुना। ये होल स्क्वायर खोल दिया। 4 को अंदर भी गुणा कर देंगे और फिर पदों को एक तरफ ले लेंगे, तो 4 चौको 16x स्क्वायर और इधर 13x स्क्वायर, तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। 13y स्क्वायर इधर है और 4 × 9 36y स्क्वायर इधर होगा, तो 36y स्क्वायर को इधर ले लेंगे, सरल होके वो माइनस 23y स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 52x इधर है और माइनस 16x इधर आएगा, जो कि लेफ्ट साइड में आके प्लस 16x हो जाएगा, तो ये माइनस 36x बचेगा। इसी तरह से यानी इसको सरल कर लिया, पदों को सबको एक तरफ ले लिया। माइनस आ रहा है फर्स्ट टर्म, तो पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्लस हो जाएगा। ये माइनस 48xy प्लस हो जाएगा, 23y स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस 36x था तो प्लस 36x हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये अतिपरवलय का समीकरण हो गया। तो ये तो वो तरीका हो गया कि हमें नाभि, नेता और उत्केंद्रता दे रखी हो तो अतिपरवलय का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म अतिपरवलय की निकाली थी उसमें भी यही किया था, PS/PM बराबर E, उसमें मान रख दो, उससे अतिपरवलय का समीकरण आ जाएगा। अतिपरवलय का समीकरण आने के बाद अतिपरवलय का केंद्र ज्ञात करना। तो केंद्र कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए तरीका ये होगा, जैसे ये जो रेखा है वो तो हमें नेता जो है वो दे रखी है और ये नाभि दे रखी है। जो नेता जिसका कि हमें समीकरण ज्ञात है वो समीकरण है 3x 2x प्लस 3y माइनस 1। मान लो वो रेखा ये है नेता, और जो नाभि दे रखी है S, जो कि बिंदु 2,1 है, वो ये है। अब केंद्र कैसे तय करेंगे, नाभि से नेता पर लंब डालें S के, तो ये जो रेखाखंड S के बनेगा इसको E/1 में, यानी S की तरफ E और K की तरफ 1, E/1 में अंतः विभाजित करने वाला बिंदु A, और इसी रेखाखंड SK को E/1 में बाह्य विभाजन करने वाला बिंदु मान लो A डैश है। तो ये A और A डैश अतिपरवलय के शीर्ष होंगे, फिर A डैश का जो भी मध्य बिंदु आएगा वो अतिपरवलय का केंद्र होगा। तो इस आधार पर हम अतिपरवलय का केंद्र ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए नेता की प्रवणता, पहले हम ये जो K बिंदु है इसके निर्देशांकों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि S के जो रेखाखंड है उसको E/1 में अंतः और बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु जब तय करने हैं तो पहले K के निर्देशांकों की जरूरत पड़ेगी। तो K के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए पहले हम अक्ष का समीकरण निकालेंगे। जो नेता के लंबवत और नाभि से गुजरने वाली ये जो रेखा है ये अक्ष है अतिपरवलय की, अनुप्रस्थ अक्ष। तो अनुप्रस्थ अक्ष का समीकरण निकालने के लिए, क्योंकि अनुप्रस्थ अक्ष नेता के लंबवत रेखा है, तो जो नेता की प्रवणता है उससे हमें अनुप्रस्थ अक्ष की प्रवणता आ जाएगी, और अनुप्रस्थ अक्ष S से गुजरती है। इस आधार पर हम अनुप्रस्थ अक्ष का समीकरण निकालेंगे। तो पहले अनुप्रस्थ अक्ष का समीकरण निकलेगा, फिर अनुप्रस्थ अक्ष और नेता का प्रतिच्छेद बिंदु K ज्ञात होगा, और फिर K ज्ञात होने के बाद अंतः और बाह्य विभाजन के तरीके से A और A डैश ज्ञात होंगे, और फिर A और A डैश ज्ञात होने के बाद उनका मध्य बिंदु C केंद्र होगा। ये तरीका रहेगा केंद्र ज्ञात करने का। तो पहले नेता की प्रवणता, नेता का जो समीकरण है 2x + 3y - 1 = 0, तो x का गुणांक बटे y का गुणांक का माइनस, तो -2/3 ये नेता की प्रवणता है। तो अनुप्रस्थ अक्ष नेता के लंबवत होती है, तो उसकी प्रवणता हो जाएगी इसका रिवर्स एंड नेगेटिव, यानी कि 3/2। अब क्योंकि अनुप्रस्थ अक्ष की प्रवणता 3/2 है और वो 2,1 पॉइंट से गुजरती है, तो y - y1 = m × x - x1, उस तरीके से अक्ष का समीकरण आ जाएगा। y - y1 यानी कि s का सेकेंड कोऑर्डिनेट बराबर प्रवणता m यानी 3/2 और x - s का फर्स्ट कोऑर्डिनेट 2। 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको सरल कर लो तो टर्म आ जाएगी 3x - 2y - 4 = 0। तो ये हो गई अक्ष। और ये जो नेता है, और जो अब ये अक्ष का समीकरण आ गया वो है 3x - 2y - 4 = 0। इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y के लिए, तो जो x और y के मान आ जाएंगे वो आ जाएंगे इन दोनों रेखाओं के का प्रतिच्छेद बिंदु K। अब वो कैलकुलेशन यहाँ पर
नहीं दिखाई है उसको आप सॉल्व कर लेना, या मैं रफली दिखा देता हूँ। अक्ष का समीकरण तो है 2x + 3y - 1 = 0, और ये तो है नेता का समीकरण, और अक्ष का आता है 3x - 2y - 4, 3x - 2y - 4 = 0। तो इन दोनों समीकरणों को x और y के लिए हल करना है। x/y/1/, x के अपॉन में आएगा -8 और -2 यानी -10, y के अपॉन में आएगा -3 और +8 यानी 5, और 1 के लिए आएगा -4 और -9 यानी -13। तो फर्स्ट और थर्ड से x कोऑर्डिनेट तो आ जाएगा 10/13 और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा -5/13। तो ये दोनों रेखाओं के समीकरणों को हल कर लें तो उनके प्रतिच्छेद बिंदु k के निर्देशांक आ जाएंगे y। नेता और थोड़ी कैलकुलेशन दोबारा देख लेंगे, हल करने पर आएगा 14/13 - 5/13, तो वो शायद ऐसे होगा। इसको इससे गुणा करेंगे तो -12 और -2, तो -12 और -2 -14 होगा, -10 नहीं। तो फिर 14/13 और -5/13 आएंगे। तो ये तो इस प्रतिच्छेद बिंदु k के निर्देशांक हो गए। अब रेखाखंड एस के को e/1 में, और e/1 का मतलब यहाँ हो जाएगा 2:1, क्योंकि e का मान 2 था। अंत्य और वाय विभाजित करने वाले बिंदु a और a' उनके कोऑर्डिनेट्स ज्ञात कर लेंगे। तो वो विभाजन बिंदु के निर्देशांक जैसे ज्ञात करते हैं वो तरीका आप सब जानते ही हैं। इस फिगर को थोड़ा सा यहाँ बना दिया है एस के, तो यहाँ एस दिखा दिया, ये के, एस के रेखाखंड ये हो गया। एस के कोऑर्डिनेट्स 2,1 और के कोऑर्डिनेट्स जो अभी ज्ञात किए 14/13 - 5/13। तो ये रेखाखंड है एस के, और इसको 2:1 में अंतः विभाजित करने वाला बिंदु ए है और बाह्य विभाजित करने वाला बिंदु a' है। तो ए और a' के कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करेंगे। तो ए और a' के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, जैसे ए जो अंतः विभाजन है उसके निर्देशांक कैसे आएंगे, इधर का अनुपात इधर का कोऑर्डिनेट, यानी 2 × 14/13, 2 × 14/13 प्लस इधर वाला अनुपात 1 और इधर वाला x कोऑर्डिनेट, यानी 1 × 2 और अपॉन अनुपातों का योग 2 + 1। ये तो हो जाएगा x कोऑर्डिनेट, जो कि सरल करने पर कितना आएगा वो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, 18/13 आएगा ये टर्म। और सेकंड कोऑर्डिनेट आएगा 2 × इधर का सेकंड कोऑर्डिनेट, यानी 2 × -5/13 प्लस 1 × यानी इधर का अनुपात और इधर का सेकंड कोऑर्डिनेट 1 और अपॉन अनुपातों का योग 2 + 1। और इस प्लस इन प्लसों की जगह माइनस होगा तो अंत बाह्य विभाजन के निर्देशांक आ जाएंगे। जैसे हम विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं वो तरीका लगा दिया और मैंने यहाँ पर निर्देशांक ज्ञात करके यहाँ डायरेक्ट लिख दिए। तो ये ए और a' के निर्देशांक हो जाएंगे, अंत्य विभाजन वाला बिंदु और बाह्य विभाजन वाला बिंदु। रेखाखंड एस के को 2:1 में अंत्य विभाजित करने वाला बिंदु ए, और इसी रेखाखंड को इसी अनुपात में बाह्य विभाजन करने वाला बिंदु a'। अब ए और a' जो आ गए, इस ए और a' का मध्य बिंदु जो भी है वही केंद्र होगा अतिपरवलय का। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं वो हम जानते हैं, दोनों के कोऑर्डिनेट्स का योग बटे 2। तो 18/13 और 2/13 का योग बटे 2 तो 10/13 आ जाएगा, और सेकंड कोऑर्डिनेट्स का योग बटे 2 वो सेकंड कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो a' का मध्य बिंदु सी दिस अतिपरवलय का अभिष्ट केंद्र होगा। तो आज हमने यहाँ पर फोकल प्रॉपर्टी पढ़ी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में जाना और एक क्वेश्चन सॉल्व किया। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।